Hi friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss the most easiest questions of NEET entrance examination physics part 2। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिजिक्स के। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए आज तक, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, the ratio of resolving powers of an optical microscope for two wavelengths lambda 1 equal to 4000 angstroms and lambda 2 equals to 6000 angstroms is। तो हमारे पास ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास जो रेशो ऑफ रिजॉल्विंग पावर निकालना है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, जबकि हमारे पास दिया हुआ है कि टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो सॉल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे। इसका हमारे पास गिवन है lambda 1 equals to 4000 angstroms and lambda 2 equals to 6000 angstroms। So हमें क्या निकालना है? resolving power of a microscope और simply a resolving power। तो हम कौन सी कंडीशन करें? हमारे पास पता है कि resolving power is inversely proportional to wavelength। तो resolving power inversely proportional to wavelength। तो resolving पावर जो होगा पहली वेवलेंथ का, तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 1, दैट इज फर्स्ट, एंड रिजॉल्विंग पावर P1 एंड P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 2, दैट इज सेकंड। तो हमारे पास क्या निकलना है? रेशो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर्स और P1 एंड और P2। सो व्हिच इंप्लाइज दैट RP1 upon RP2 implies 1 upon lambda 1 upon 1 upon lambda 2, so implies that rp1 upon rp2 equals to, तो ये 1 upon lambda 1 हमारे पास है, तो ये डिवाइड में है। जब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इसका 1 upon lambda का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? lambda 2 सिंपली। सो रिजॉल्विंग पावर p1 upon रिजॉल्विंग पावर p2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम्स अपॉन लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम्स, दैट इज 2 3s 2 2s, दैट इज 3 अपॉन 2, दैट इज 3:2। 3:2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 3:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता होगा क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर तब हमें हासिल होता है जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट एटम से, फॉर एग्जांपल फास्फोरस से। और जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो हम देखेंगे कौन स्टेटमेंट ट्रू है। इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी कैरियर्स, ये तो सही है। एंड ट्राइवैलेंट एटम्स और डोपेंट्स, बट ये सही नहीं है कि ट्राइवैलेंट एटम्स डोपेंट्स नहीं होते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स, तो ये पहले ही गलत है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो ये भी गलत है। तो तीसरा, होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स और डोपेंट्स, तो ये सही है ऑप्शन सी, क्योंकि होल्स जो होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और पेंटावैलेंट एटम डोपेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल व्हिच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। तो ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सेल का, विच गिव्स ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर 0.2 एम्पीयर। तो करंट भी दिया है थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस भी दिया है। तो हमें क्या निकालना था? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम सॉल्यूशन इसका इस तरह लिखेंगे। हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? इंटरनल करंट की, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, where E is a potential difference, R is a resistance, and small r is an internal resistance. So we have to calculate this internal resistance, small r. So I is given here. So इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, I into R plus small r equals to E।
सकते हैं ना। तो आई हमारे पास दिया हुआ है 0.2 इंटू आर 10 दिया हुआ है प्लस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें निकालनी है ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। सो 2.1 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो 0.2 से 2 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 0.2 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए 2/10 इंटू 10 प्लस 2/10 इंटू आर। तो 0.2 को 2/10 मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया इसको 2.1। तो 2.1 इक्वल्स टू 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 2/10 आर। तो ये 2 जो प्लस है इस तरफ ले आएगा इसको तो माइनस हो जाएगा 2.1 माइनस 2 इक्वल टू 2/10 आर। तो 2.1 माइनस 2 0.1 इक्वल्स 2/10 इंटू आर। ये आर है नॉट ए वी आर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो 2/10 तो 2/10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा तो 0.1/2/10 इक्वल्स टू आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो 1/10 इसको लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 इंटू 2/10 तो इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो ये 2/10 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/10 का 10/2 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए तो 10 कैंसिल हो जाएगा आर इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 ओम दैट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सो 0.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। Next question here is, if we study the vibration of a pipe open at both ends, which of the following statement is not true? नीट 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप की जो पाइप दोनों एंड से ओपन है तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पाइप के लिए सही है। तो पहला हम ऑप्शन में ही देखेंगे कि पाइप जो है हमारे पास उसकी वाइब्रेशन हम स्टडी करें जो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स है तो ओपन एंड विल बी एंटी नोड ये भी सही हो सकता है ओपन एंड एंटी नोड भी हो सकता है। ऑड हार्मोनिक्स और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड तो ऑड हार्मोनिक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है तो ये भी सही है ये। तो ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड फंडामेंटल हार्मोनिक्स भी जनरेट हो सकती है ये भी सही है ये ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन डी अब रह गया है प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स तो ये जो ऑप्शन डी है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है प्रेशर चेंज जो होगी दोनों ओपन एंड्स में वो 0 होती है बिकॉज बोथ एंड्स आर ओपन सो प्रेशर चेंज एट द ओपन एंड्स बोथ विल बी 0 मैक्सिमम नहीं होगी बल्कि 0 होगी। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द मैग्नेटिक सेसिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है कि मैग्नेटिक सेसिबिलिटी जो होती है नेगेटिव किसके लिए है पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरो पैरा एंड फेरो डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इसका हम इस तरह लिखेंगे रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक सेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो हम वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके बराबर होती है म्यू आर that is a relative permeability is equal to 1 plus xm magnetic susceptibility। तो हमने कौन सी रिलेशन इस्तेमाल की रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल की रिलेशन हमने अप्लाई की। तो लेकिन हमें पता है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल वो हमेशा लेस देन 1 होती है हमेशा लेस देन 1। तो अगर हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे इस रिलेशन 1 में तो क्या आ जाएगा दैट इज म्यू आर। तो ये 1 को माइनस यहाँ हो जाएगा ये 1 यहाँ प्लस है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा XM क्योंकि हमें मैग्नेटिक ससेबिलिटी देखनी है किसके लिए नेगेटिव है। तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी इस रिलेशन में क्या आ जाएगी हमें पता है कि हमेशा जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा लेस देन 1 होती है। तो जब हमेशा लेस देन 1 होती है तो लेस देन 1 माइनस 1 तो नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा ना। तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी नेगेटिव ही आ जाएगी तो दैट इज डायमैग्नेटिक फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेबिलिटी इज नेगेटिव। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहे तो
You have to stay tuned with the pro learners.